रिटेलिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है, एक बिजनेस जो है इस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। फिर हमने देखा फिर हम डिस्कस करना शुरू हुए थे बिजनेस के जो फीचर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमने ये डिस्कस कर लिया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है किसी भी बिजनेस का, कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी बिजनेस का, और वो ये है कि बिजनेसेस का मेन पर्पस क्या होता है एग्जिस्टेंस का, उनकी नीयत क्या होती है कि वो प्रॉफिट के लिए जिंदा है, ठीक है जी, प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल। और अगर प्रॉफिट एलिमेंट ना हो तो उसका क्या मतलब है कि वो बिजनेस फिर बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस नहीं कहलाता, कैसे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज हमने देख ली। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने बिजनेस एक्टिविटीज को देखा कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, रिटेलिंग हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में जो अभी हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की है, ठीक है, और वो है रिटेलर के लिए। जो हम आगे जाके देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैं कल से कह रही हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सारी हमारी अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन, तो वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, वो हम लोग किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। वो हम देखेंगे एक सोल प्रोप्राइटर की, और ऐसा सोल प्रोप्राइटर जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सिंपली रिटेलर है कि वो एक जगह से परचेज करता है और दूसरी जगह पे आगे जाके सेल कर देता है। क्लियर है जी, ठीक है। फिर हमने आगे जाके ये देखा कि प्रॉफिट क्या है। बेसिकली प्रॉफिट आपका एक रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड किस चीज का? बिजनेस कोई भी सेट करता है, कोई भी पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर हो, कोई भी ओनर हो, वो क्या करता है, एक रिस्क लेता है कि या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, खसारे में जाएगा, लॉस में जाएगा। तो ये रिस्क है। और अगर तो ये रिस्क आपका चल गया, आपने ये पॉजिटिव रिस्क ले लिया, आपका ये रिस्क काम आ गया, तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ये होता है कि जितना आपने खर्चा किया उससे ज्यादा आपकी आमदनी हो जाए, आपके जेब में पैसे बच जाए एट द एंड ऑफ द डे, उसको लेमैन टर्म्स में हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं या सरप्लस कहते हैं। क्लियर हो गया? और फिर क्योंकि जिस बंदे ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओनर कहते हैं, तो जिस बंदे ने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल क्या होता है आगे जाके देखते हैं, तो जाहिर सी बात है सारी कमाई भी फिर किसकी होगी, उसी ओनर की होगी। कि लेट्स से अगर मैंने 1.5 लाख रुपए लगाए किसी बिजनेस में, पैसा अपना इन्वेस्ट किया, मैंने फर्नीचर रिटेलिंग का बिजनेस शुरू किया, ठीक है जी। अब लेट्स से पूरा साल गुजर गया, मैंने प्रॉफिट कमाया। अब अगर साल के आखिर में मेरी कोई फ्रेंड आके बोलती है कि ओ इस प्रॉफिट में मुझे भी मेरा शेयर दो, तो मैं उसको बोलूंगी किस किस्म का शेयर? पैसा तो मैंने लगाया था, कैपिटल तो मैंने इन्वेस्ट किया था, बिजनेस की ओनर क्योंकि मैं ही हूँ, तो इससे प्रॉफिट भी सारा का सारा किसका है, मेरा है, किसी का शेयर नहीं होगा इसमें, ठीक है जी। तो ये चीज हमने देखी थी कि सारे के सारे प्रॉफिट जो है वो बिलोंग करते हैं ओनर को या ओनर्स को। एक से ज्यादा ओनर्स भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो अब पहले हम ये देखते हैं, हमने थोड़ा बिजनेस के बारे में देख लिया। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, कि बिजनेस एंटिटीज की टाइप्स कितनी है, ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज में मेजर जो हैं 3 किस्में होती हैं। जो हमने कल पढ़ा था वो तो बिजनेस एक्टिविटीज हैं कि बिजनेस बंदा कर किस तरह से करता है। एंटिटीज जो हैं वो आपको बताते हैं कि किसी बिजनेस का एक स्ट्रक्चर कैसा है। एक आपके पास है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये देखते हैं ये क्या होता है। दूसरा आपके पास है पार्टनरशिप, और तीसरी आपके पास है कंपनी। ये 3 मेजर फॉर्म्स हैं, 3 मेजर कैटेगरीज हैं ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं जो।
सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, ये इसके नाम में इसका हिंट छुपा हुआ है। सोल, सोल का क्या मतलब है, सिंगल, वन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें देयर इज ओनली वन ओनर, एक से ज्यादा ओनर ना हो, तो उसको क्या कहेंगे कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वन मैन शो है, ठीक है। पूरा बिजनेस एक बंदे ने चलाना है, पूरे बिजनेस का ओनर एक बंदा है, मेन कंट्रोल, मेन पावर किसकी है, एक बंदे की। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर, ठीक है। अब एक ही ओनर है, एक ही बंदे ने सारा अपना पैसा लगाया हुआ। ओनर बेसिकली कौन होता है, ओनर वही होता है जिसने पैसा लगाया हुआ होता है बिजनेस में, ठीक है। अब क्या है, एक ही ओनर है, तो उसका क्या मतलब है, सारा का सारा प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, उसी ओनर को, और तो कोई है ही नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो अगर प्रॉफिट सारा का सारा उसका है तो उसका क्या मतलब है, लॉस भी सारा का सारा ओनर का है, एक सिंगल ओनर का है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्क है वो कौन ले रहा है, एक बंदा ले रहा है, वन पर्सन बेयर्स ऑल द रिस्क। और क्योंकि वो रिस्क एक ले रहा है तो क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट भी सारा फिर उसी को जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता लॉस होता है तो लॉस भी एक ही बंदे को जाता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा इसके और क्या क्या फीचर्स है वो हम देख लेते हैं। स्टडी टेस्ट के अंदर बड़ी अच्छी चीजें उन्होंने दी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने ये जो सारी चीजें जो कल हमने पढ़ा, बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन हो गई, बिजनेस के फीचर्स हो गए, ये सारे के सारे आपने वहां से याद करने हैं, ये एग्जामिनेबल हैं, ये टेस्ट हो सकते हैं, थ्योरी का एलिमेंट है आपके पेपर में, ठीक है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ये देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया कि ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन, एक ही बंदा उसको ओन करता है और एक ही बंदा मैनेज कर रहा होता है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन में आते हैं। देखें, अब मैंने लेट्स से एक बिजनेस स्टार्ट किया, आई एम द सिंगल ओनर, मैं क्या कहलाऊंगी, मैं सोल प्रोपराइटर कहलाऊंगी, मैं सोल ओनर कहलाऊंगी किसी भी बिजनेस का। लेट्स से मेरा बिजनेस है, मैं क्या हूं, मैं कार रिटेलर हूं, मैं क्या करती हूँ, गाड़ियां इंपोर्ट करती हूँ और उसी हालत में बेच देती हूँ आगे प्रॉफिट लगा के, ठीक है। आई एम अ कार रिटेलर, व्हीकल की मैं रिटेलर हूँ। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेट्स से कि मैं अपने घर के भी जो खर्चे करती हूँ ना, मैं हर चीज को रिकॉर्ड कर रही होती हूँ कि अच्छा अभी खाने पीने पे इतना खर्चा हुआ, कपड़ों पे इतना खर्चा हुआ, जूतियों पे इतना खर्चा हुआ, आई रिकॉर्ड एवरीथिंग। वो मेरे क्या है, वो मेरे पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, तो अब मेरे लिए बहुत जरूरी है, अब जाहिर सी बात है, अब मैं इसमें बिजनेस के भी बिजनेस में भी ऑब्वियसली काम कर रही होंगी, बिजनेस में भी मेरे खर्चे हो रहे होंगे, मेरी कमाइयां हो रही होंगी, कैश आ रहा होगा, दूसरे एसेट्स होंगे, मैंने ऑफिस में फर्नीचर रखा हुआ होगा वो अलग होगा, मेरे घर का फर्नीचर अलग होगा। तो इस चीज के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस के रिकॉर्ड मैंने अलग मेंटेन करने हैं और अपने घर के और अपने पर्सनल रिकॉर्ड मैंने अलग मेंटेन करना है। लेट्स से 1 जनवरी को मैं एक फर्नीचर वाले के पास जाती हूँ, ठीक है, उससे मैं 2 टेबल्स खरीदती हूँ। एक टेबल मैं खरीदती हूँ अपने पर्सनल काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए, दूसरा टेबल मैं खरीदती हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं दोनों टेबल्स को अपने पर्सनल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर दूं या दोनों टेबल्स को मैं अपने बिजनेस के जर्नल में रिकॉर्ड कर दूं। लेट्स से कि बिजनेस के कागजात, बिजनेस का रजिस्टर अलग है, घर का रजिस्टर अलग है जिसमें सब चीजें मैं नोट कर रही होती हूँ। तो दोनों चीजें मैं आइदर ऑफ द टू में रिकॉर्ड कर नहीं सकती। मुझे ये करना है कि मुझे अपने पर्सनल टेबल जो मैंने परचेज किया है उसको मैंने अपने घर के रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है, और जो मैंने ऑफिस के लिए परचेज किया उसको मैंने ऑफिस के रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है। ये क्लियर हो गया? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है
और ये यही बात कहता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एक अलग बीइंग है, एक अलग चीज है। आपके अपने पर्सनल रिकॉर्ड एक अलग चीज है, दोनों में फर्क करना लाजमी है। भले आप सोल ओनर हो, अगर आप कर भी दो, दोनों रिकॉर्ड्स को मर्ज कर भी दो, तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये अकाउंटिंग का रूल है कि जैसे ही आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, भले अब आप सोल ओनर हो, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पर्सनल रिकॉर्ड्स को अलग मेंटेन करना है और बिजनेस के रिकॉर्ड्स को अलग मेंटेन करना है। क्लियर हो गया ये चीज। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, आप इस तरह से समझें कि बिजनेस एक अलग इंसान है और ओनर एक अलग इंसान है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इधर। अब ये जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, ये हर किस्म के बिजनेस पे अप्लाई होता है। आगे जाके हम देखेंगे पार्टनरशिप में भी यही होगा, कंपनी में भी यही होगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में एक चीज आ जाती है, हम ये कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर जो ओनर है उसका बिजनेस अलग है और वो खुद अलग है। लेकिन जब हम लीगल टर्म्स में बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। इसका क्या मतलब हुआ? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर, सोल ओनर एंड द बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, लेट्स से मेरा क्या था, मैं क्या थी, कार रिटेलर थी। ठीक है, एक जगह से मैं कार्स परचेज करती थी, दूसरी जगह बेच देती थी। ऐसा हुआ कि मैंने जो गाड़ी एक बेची ना अपने कस्टमर को खरीद के कहीं से, उसकी ब्रेक्स फेल थी। ठीक है, मैंने चेक ही नहीं की, मैंने आगे बेच दी। क्या हो जाता है, कस्टमर का एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की फुल्की चोटें आती हैं। अब वो क्या करता है, ऑब्वियसली उसको फॉल्टी मैंने एक चीज बेचती थी, तो मैं कौन है इसमें जिम्मेवार? ऑब्वियसली बिजनेस है, ओनर है। तो अब जब वो आता है कोर्ट में, लेट्स से वो डिसाइड करता है कि मैंने इसके ऊपर लीगल केस फाइल करना है, तो मेरे जो मेडिकल एक्सपेंसेस मैंने इनकर किए ना, मैंने इनसे इससे रिकवर करवाने हैं, मैंने इसको सू कर देना है। ठीक है, इसने मुझे फॉल्टी गाड़ी कैसे बेच दी, ब्रेक फेल थे उसके, उसको पता था कि ब्रेक फेल है, या अगर नहीं भी पता था तो पहले उसको पता इस चीज का होना चाहिए था, ठीक करवाता पहले। तो अब क्या होगा, वो उसमें जाएगा, कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अब वो कोर्ट में जाएगा। अब लेट्स से मैं, मेरा कार रिटेलिंग का एक शॉप भी है, मेरा एक शोरूम है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है AA शोरूम, ये नाम है मेरे शॉप का। ठीक है, AA शोरूम है, मेरा नाम क्या है, इट्स अमारा। अब क्या होगा कि जब वो कस्टमर जाएगा ना कोर्ट में, जब वो केस फाइल करने के लिए जाएगा, तो फॉर्म में लिखा आएगा कि भाई आपने किसके अगेंस्ट केस फाइल करना है। तो अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि AA शोरूम अलग है, बिजनेस अलग है और हमारा अलग है, ओनर अलग है। लेकिन जब वो कोई लीगल इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा ना, तब इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। अब जब वो केस फाइल करने जाएगा, तो वो जिसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है उसके अंदर AA शोरूम का नाम नहीं लिखेगा, उसमें लिखेगा कि मैंने अमारा के अगेंस्ट केस फाइल करना है। क्लियर हो गया ये? तो अब क्या होगा, अब मैं जो हूं, मैं पर्सनली लायबल होंगी उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। ठीक है, उस सिनेरियो में मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे क्यों सू कर रहे हो, मेरे बिजनेस का नाम लिखो उसमें, तुम बिजनेस को सू करो। तो वो कहेगा कौन सा बिजनेस, आप सोल ओनर हो। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने दोनों के रिकॉर्ड्स अलग अलग मेंटेन करने हैं, लेकिन लीगल डिस्टिंक्शन दोनों में कोई भी नहीं है। क्लियर हो गया? इसी तरह इसी से एक और कॉन्सेप्ट निकला है, वो क्या कहता है कि क्योंकि लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है, अब क्या होता है, लेट्स से ये फॉल्टी ब्रेक्स वाला कोई किस्सा नहीं हुआ। क्या हो जाता है, लेट्स से मैंने गाड़ी बेची थी, खरीदी थी किसी से बेचने के लिए, आगे मैंने परचेज की थी, क्रेडिट पे मैंने परचेज की थी, उधार पे, ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे मैंने परचेज की थी। मैंने उसको कहा था कि लेट्स से कि ये 23 लाख की गाड़ी है, तो मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं, तो आप एक काम ही करो, मुझे उधार पे दे दो, मैं आपको 1-1.5 महीने में वापस कर दूंगी पैसे। ठीक है,
अब क्या ये मैंने बिजनेस था मेरा, मैंने ये बिजनेस के लिए परचेज किया। क्या होता है 1-1.5 महीने के बाद, अच्छा ये चीज आपको नोट करनी अभी मुझे बताना चाहिए इस चीज का कि अब जिस तरह मैंने कहा ना कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है कि बिजनेस का बैंक अकाउंट अलग होगा और मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट अलग होगा। ठीक है, डबल ए शोरूम के नाम पे हर चीज अलग अलग बनेगी। ठीक है, जो डबल ए शोरूम का बैंक अकाउंट अलग होगा और मेरे नाम का बैंक अकाउंट वो मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट कहलाएगा। ये क्लियर है? अब क्या होता है, अब लेट्स से 1.5 महीना गुजर जाता है, मेरे जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है ना उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं डेफिनेटली ये वाली पेमेंट कर ही नहीं सकती, है ना, बिजनेस के बैंक अकाउंट से कर ही नहीं सकती। लेकिन मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है अभी। तो लेट्स से अगर 1.5 महीने के बाद, जो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं 1.5 महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगी, 1.5 महीने के बाद वो सप्लायर आता है मेरे पास गाड़ी का, बोलता है मेरे 23 लाख रुपए वापस करो। तुमने कहा था कि 1.5 महीने बाद वापस कर दोगी, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि डबल ए शोरूम का जो मेरे बिजनेस का बैंक अकाउंट है ना उसमें तो अभी पैसे नहीं पड़े हुए, तो प्लीज थोड़े टाइम बाद आना। वो कहेगा मैं किसी डबल ए शोरूम को नहीं जानता, मैं किसको जानता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे 23 लाख रुपए दो, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में से निकाल के दो। और अगर पर्सनल बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है, अपने घर बेचो, अपना फर्नीचर बेचो पर्सनल, और मुझे मेरे पैसे वापस लाके दो जैसे के तैसे करके। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि जब कोई लीगल सिचुएशन आ जाता है तो देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस। इस तरह का कोई मसले वाली सिचुएशन आ जाती है तो कोई भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को कहता है वो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से होगा कोई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मुझे लीगल केस फाइल करना है, तो मुझे सिर्फ कौन नजर आएगा? ओनर नजर आएगा बस। बिजनेस का नाम क्या था, शॉप का नाम क्या था, बिजनेस एक अलग चीज है, नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। क्लियर हो गया ये? ठीक है, हाँ जी, सलमान, अरसलान, उस्मान, शर्जील, उमर फारूक। अच्छा, आप लोग की शायद पहली क्लास है ये, शर्जील और उमर, आसिफ और बसीर की भी। तो मैंने इन लोगों को रूल्स अपने थोड़े बताए थे क्लास के, मुझे रिस्पॉन्सेस चाहिए होते हैं। तो मैं अगर आप लोगों से कोई सवाल पूछूं तो यस, ओके, और मुझे जवाब आप लोग काइंडली दिया करें ताकि फिर मैं प्रोसीड करूं। ठीक है, मुझे तसल्ली हो जाए कि ठीक है सबको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आसिफ और बसीर, जबरदस्त। क्या हो गया? ठीक है, अच्छा, ये चीज हमने देख ली कि देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन। हमने देख लिया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हमने देख लिया कि वो तो फिर हमारी हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। हमने ये देख लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल डिस्टिंक्शन कोई भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, ये पता नहीं कोई मसला आ रहा है, तो गिव मी अ मिनट, मैं जरा देख लूं। थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है इधर, लेकिन इसको इग्नोर कर दूं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे, मैंने आपको बताया कि चलें ठीक है, समझ में आ गया कि कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है। इस चीज से ये चीज हमें समझ में आ गई कि अगर तो कोई लीगल एक्शन लेना होता है किसी को, ठीक है, ये लीगल एक्शन है ना, केस फाइल करना, अगर तो किसी को लीगल एक्शन लेना पड़ता है तो वो किसके नाम पे करेगा? ओनर के नाम पे करेगा। ठीक है, बिजनेस का जो भी नाम हो उससे कोई गर्ज नहीं होगी उसको। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि अगर तो कोई, इसको बोलेंगे अनपेड ड्यूज हैं बिजनेस के, अनपेड ड्यूज है या अनपेड डेट्स हैं। ये क्या होता है? ये जो 23 लाख रुपए मुझे पे करने थे, ये इसका टर्मिनोलॉजी क्या है कि ये अनपेड ड्यूज है, अनपेड डेट है बिजनेस का। तो इसकी पेमेंट की भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओनर की है। भले बिजनेस के नाम पे जो बैंक अकाउंट खोला हुआ है उसमें इतने पैसे हो या ना हो, ओनर को वो पैसा पे करना है, जैसे कि तैसे करके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट को यूज करते हुए। इसको हम ये कहते हैं कि ओनर की जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का आइडिया है आप लोगों को? लाइबिलिटी होता है कि किसी को कुछ पैसे पे करना, ठीक है। तो हम इसका एक आगे जाके और क्लियर होगा लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसको हम ये कहेंगे ओनर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है। कोई भी आके बिजनेस का कोई भी सप्लायर आके बोलेगा कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो ओनर ये कह नहीं सकता कि भाई मैं नहीं दे सकता, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं है कि बिजनेस ओनर को कितना अपना पर्सनल एसेट्स बेचने पड़े, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट यूज करना पड़े, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आगे जाके क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। अभी आप इतना समझना काफी है कि इस चीज को बोलते हैं कि जिसमें पर्सनल एसेट्स को बेच के पेमेंट करने की बात आ जाए, उसको हम ये बोलते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का सिनेरियो है। क्लियर हो गया जी? थोड़ा सा इसको स्टडी टेक्स्ट में से देखते हैं। स्टडी टेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है सोल ट्रेडर के? सबसे पहला तो ये है कि देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस, ठीक है, ये चीज हमने देख ली। इसमें वो क्या कह रहे हैं, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज पर्सनली लायबल फॉर एनी अनपेड डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। ये आ जाती है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, कि उसने अपने सारे पर्सनल एसेट्स को बेच के बिजनेस के जो भी पेमेंट करनी है वो करना पड़ेगा उसको, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा लायबिलिटी का मीनिंग जिम्मेदारी तो नहीं है, जिम्मेदारी तो नहीं है, इसका है कि कोई पेमेंट अगर किसी को करनी हो ना तो उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं कि हमारे ऊपर एक किस्म का बोझ है, सही है। तो उर्दू में अगर देखा जाए तो उसको इस तरह से बोलेंगे कि हमारे ऊपर ये बोझ है ना, हमने किसी के पैसे हमारे पास पड़े हुए, हमने उसको पैसे देने हैं, तो ये लायबिलिटी होती है। आगे जाके हम इसकी सही डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि लीगल डिस्टिंक्शन कोई भी नहीं है, तो इसलिए जिस तरह पहले मैंने कहा कि सारा का सारा प्रॉफिट क्या होगा, ओनर की इनकम है, ओनर का प्रॉफिट है, ओनर का वो सब कुछ है वो बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बाकी सारी जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, इसका मतलब यही है कि क्योंकि लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है तो क्या है, सब कुछ ओनर का ही है। हो गया बात ये। आखिरी वाले पॉइंट पे आए, when a sole proprietor dies the business ceases to exist। इसका क्या मतलब है, there is no perpetual succession। perpetual succession का क्या मतलब होता है, perpetual का मतलब होता है continuity। perpetual का क्या मतलब होता है, continuity। अब मैं अगर ये कहूं कि perpetual succession नहीं है, ठीक है, और सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसका जो गद्दी नशीन होता है वो उस चीज को, काम को अगर कैरी फॉरवर्ड करे तो उसको सक्सेशन बोलते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि लेट्स से ओनर की डेथ हो गई, जैसे ही ओनर की डेथ होगी तो हम ये बोलेंगे वो बिजनेस भी खत्म हो गया, ठीक है, वो बिजनेस भी खत्म हो गया। परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, परपेचुटी नहीं है उसमें। तो बिजनेस सीजेस टू एग्जिस्ट व्हेन अ सोल प्रोप्राइटर डाइज, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, फिर हमने आगे वही पढ़ा, वही वाली बात आ रही है कि द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द सोल प्रोप्राइटर, ये हमें पता है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस आल्सो बिलोंग टू द सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। भले फर्नीचर ऑफिस के लिए मैंने अलग खरीदा, अलग आइडेंटिफाइड है कि ये ऑफिस का फर्नीचर है, ये मेरे घर का फर्नीचर है, वो अलग अलग है, वो बिजनेस एंटिटी की कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। लेकिन असल में वो ऑफिस फर्नीचर भी किसको बिलोंग, वो किसका है, वो ओनर का ही है, क्योंकि वो ओनर के पैसे से ही खरीदा हुआ है। क्लियर हो गया? तो रिकॉर्डिंग दोनों की अलग अलग होगी, लेकिन ओनरशिप किसकी है, ओनर की है, पर्सनल एसेट की भी। अच्छा, मैंने ये कहा कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि लेट्स से कि मैं एक सप्लायर, फर्नीचर सप्लायर के पास जाती हूँ, उसके लिए उससे मैं दो टेबल्स परचेज करती हूँ। एक टेबल मैं परचेज करती हूँ अपने घर के लिए और एक टेबल मैं परचेज करती हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो मैंने अब आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि आपने रिकॉर्डिंग ऑफिस की अलग करनी है और घर के खर्चों की, घर के एसेट्स की अलग करनी है। एसेट क्या होता है, असासे,
फर्नीचर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, इस तरह की और दूसरी चीजें जो है वो असासे जो होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। इसकी भी हम डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ेंगे आगे जाके। तो लेट्स से मेरे पास ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस की टेबल अलग है, मैंने उसको अलग से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, मैंने अलग से बोला हुआ है, मैंने कहा कि ये घर का कोई भी फर्द इस्तेमाल ना करे, ये मेरे ऑफिस के लिए मैंने टेबल परचेज की है, मैंने ऑफिस में रखवानी है। ये वाला टेबल जो है ये घर के लिए, ये घर में इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अब क्या है, दोनों की रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हर चीज को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रजिस्टर में लिख रहे होते हैं, ठीक है, हिसाब किताब मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल अखराजात का भी, पर्सनल एसेट्स का भी, पर्सनल फर्नीचर फिक्सचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, इन सब की भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, पर्सनल यूज के लिए जो टेबल है उसको मैं अलग अपने पर्सनल रजिस्टर में रिकॉर्ड करूंगी, और जो बिजनेस के लिए मैंने खरीदा था टेबल, वो मैं बिजनेस के रजिस्टर में उसको नोट करूंगी कि मैंने एक टेबल परचेज कर लिया जिसकी कीमत थी 10,000 रुपए। क्लियर हो गया ये मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। लेकिन असल में वो दोनों टेबल्स बिलोंग किसको करते हैं, किसकी ओनरशिप है, ओनर की, क्योंकि दोनों ओनर के पैसे से खरीदे गए हैं। बात यहाँ पे यही हो रही है कि प्रॉफिट सारा का सारा किसको बिलोंग करता है, सोल प्रोप्राइटर को, ओनर का दूसरा नाम है ये। और इसी तरह सारे जो असासे हैं बिजनेस में जो लगे हुए हैं, प्लांट हो गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, ये सब किसकी होती हैं, ओनर की होती हैं। ओनर जब चाहे उन एसेट्स को बेच दे, ओनर जब चाहे फैक्ट्री को बेच दे, ओनर जब चाहे फर्नीचर को बेच दे, उसकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि वो बिलोंग किसको करता है, ओनर को करता है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे उसमें ये बोल रहा है कि द सोल प्रोपराइटर कैन एक्सट्रैक्ट कैश एंड अदर एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस। अब ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगा सकता है तो वो बिजनेस से पैसा निकाल भी सकता है, उसकी उसकी मर्जी है। ठीक है, वो चाहे तो बिजनेस खत्म भी कर दे ऑल टुगेदर, उसकी मर्जी है। तो बिजनेस के अंदर पैसा लगाना, इसका टर्मिनोलॉजी है कैपिटल। ये भी हम प्रॉपर्ली देखेंगे, इसको हम कैपिटल बोलते हैं कि हमने कैपिटल लगाया, थोड़ा कॉमन टर्म है ये। ठीक है। और अगर तो मैं बिजनेस में से पैसा निकाल रही हूँ, लेट्स से कि मुझे अपनी पर्सनल, मुझे कुछ खरीदना था, मुझे अपनी कोई पर्सनल फर्नीचर खरीदना था, मेरे पास अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो मैं क्या हूँ, मुझे पता है कि मैं सोल प्रोपराइटर हूँ, मेरा एक बिजनेस का भी बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है और मुझे बड़ी तसल्ली है, मैं कहूंगी कि कोई बात नहीं है, अगर पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो जो मैंने बिजनेस के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, पैसा अलग करके वहां पे रखा हुआ है बिजनेस के कामों के लिए, कोई बात नहीं, मैं उसमें से पैसे निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीद लूंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये मैंने क्या किया, बिजनेस के अंदर से पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। इसको मैं क्या कहती हूँ, ड्रॉइंग्स कहती हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आगे जाके हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं। इसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो इस फीचर बताने का मकसद ये है कि ओनर अगर और पैसा लगा सकता है बिजनेस में तो वो निकाल भी सकता है। ठीक है। अच्छा, अगला फीचर पे ये है कि बिजनेस जो है चलाने के लिए जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है। अब वो पैसे जो है वो दो तरीकों से आ सकते हैं। एक तरीका तो हमने देख लिया, ओनर पैसा लगा रहा है। ठीक है, ओनर के पास जो सेविंग्स पड़ी हुई है उसने वो उससे बिजनेस शुरू कर दिया, ये क्या है, दिस इज, अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ, परपेचुअल सक्सेशन। ये वाला पॉइंट जरा क्लियर कर लूं, ये वाला पहले सुन लो आप। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि बिजनेस के पास पैसा किस तरह से आएगा, बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे किस तरह आ सकते हैं कि या तो ओनर दे, ओनर पैसा लगाए बिजनेस में, और दूसरा तरीका क्या है, लोन ले ले, बिजनेस लोन ले ले, किससे, बैंक से ले सकता है लोन। ठीक है, आप लोगों को देखा होगा पंजाब के अंदर भी काफी इस तरह के क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने काफी इस तरह के लोन वगैरह देते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, पैसे का जरिया है कि बिजनेस को वो पैसा देता है कि अब इससे आप मैन्युफैक्चरिंग करो, इससे आप रिटेलिंग करो, इससे आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो। ठीक है, इसको अपने बिजनेस में लगाओ पैसे को, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो हमने देखा इस पॉइंट में ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस दो है, एक तो ये कि ओनर अपना कैपिटल लगाए, ओनर पैसे लगाए, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है ये आगे जाके हम देखेंगे, इसको अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि लोन ले ले किसी थर्ड पार्टी से, अदर देन ओनर अगर पैसा देता है उसको लोन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक
सोल ओनर तो है, मैनेजमेंट तो सारी की सारी ओनर की होगी। सोल प्रोपराइटर ही सिंगल क्या है, वन मैन शो है, उसी के सारे वही सारे डिसीजन लेगा, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, प्राइस कितनी होगी, क्या करें अब, यू नो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओनर कौन है? ओनर इज द सोल पावर, सोल अथॉरिटी। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर लेट्स से मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैं किसी को अपने साथ हेल्प के लिए रखूं ही ना। ऐसा हो सकता है कि मैं एम्प्लॉइज हायर कर लूं मेरी हेल्प के लिए, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, मेरे से अकेले मैनेज नहीं होता, मैंने क्या किया, एम्प्लॉइज हायर कर लिए, लेकिन वो ओनर नहीं कहलाएंगे, वो मेरे एम्प्लॉइज कहलाएंगे। क्यों? ओनर सिर्फ वो होता है जो कि पैसा बिजनेस में लगाता है। एम्प्लॉइज को मैं क्या करती हूँ, हायर करती हूँ और उनको मैं सैलरीज देती रहती हूँ महीने पे महीने। क्या वो पैसे लगाते हैं बिजनेस में? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल तो ओनर का ही रहता है, लेकिन एम्प्लॉइज होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, आखिरी जो पॉइंट है उसमें वो ये कहते हैं कि आप बिजनेस को बेच भी सकते हो। गोइंग कंसर्न क्या है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप इस पे ज्यादा फोकस ना करें। ये गोइंग कंसर्न एक कॉन्सेप्ट है, बस सिंपली इसको इस तरह से समझें कि अगर कोई एक बिजनेस बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है और मैं लेट्स से कोई ओनर है, ठीक है, उसकी तबीयत खराब है, बड़ा बीमार है, वो उसको पता है कि उसने जिंदा नहीं रहना, तो हमने वो परपेचुअल सक्सेशन वाला जो पार्ट पढ़ा था जिसमें मैं अभी दोबारा आती हूँ, परपेचुअल सक्सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही ओनर मर जाता है उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। ठीक है, लीगल सेंस में उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। तो अब ओनर है, ओनर ने बड़ी मेहनत से अपना बिजनेस सेटअप किया, बड़ा ही उसमें मेहनत लगाया, पैसा लगाया, टाइम इन्वेस्ट किया अपना, उसको तो जाहिर सी बात है अफसोस होगा ना कि मेरे मरने के बाद खत्म ही हो जाना है सब कुछ। तो क्या कहे, अगर वो ये चाहे कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपना बिजनेस किसी और को सौंप दूं, किसी और को बेच दूं, तो ये पॉसिबिलिटी है। उसने बेच दिया अपना बिजनेस किसी और को कि कोई और है जो कि मेरे बिहाफ पे फिर अब उसको रन करेगा, वो अब ओनर बन जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। अब वो पुराना ओनर मर जाता है, वो बिजनेस अब कंटिन्यू होगा, क्यों? क्योंकि उसका ओनर अब नया बन गया है। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये कहते हैं अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी सोल्ड बाय इट्स ओनर। क्लियर हो गया? अब परपेचुअल सक्सेशन पे आते हैं दोबारा से। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल का मतलब मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अगर तो ओनर ने अपना बिजनेस नहीं बेचा, बेचने से पहले वो मर गया, तो क्या होगा? लीगली स्पीकिंग उसकी बिजनेस की हैसियत खत्म। वो था तो बिजनेस था, वो खत्म हो गया तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, जो दुकानें हम लोग देखते हैं, छोटे मोटे बिजनेस क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, ओनर जब बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने लीगल एयर्स को, अपने बच्चों को बिजनेस पकड़ा देता है। वो बेसिकली वही है कि उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, उसने सेल कर दिया अपने बिजनेस को। फिर क्या होता है, वो मर भी जाता है तो उसका बिजनेस चलता रहता है। वो बेसिकली ये चीज होती है। लेकिन अगर लीगल टर्म्स में देखें, अगर तो उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, देखें बिजनेस छोटे से छोटा भी अगर सेटअप करे ना, दुकान वगैरह लेते हैं तो किसी के नाम पे लेते हैं। ठीक है, किसी के नाम पे ली, अब वो ओनर के नाम पे लेंगे, जाहिर सी बात है। ओनर के नाम पे आपने बिल्डिंग खरीदी, ओनर के नाम पे आप बाकी एसेट्स वगैरह परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, अगर तो ओनर ने दूसरे लोगों को ये नहीं बताया कि मैंने अब अपना बिजनेस किसी और को सौंप दिया है, जैसे ही सौंपा किसी और को, अब वो कोई चीज परचेज करेगा तो अब नए ओनर का नाम आएगा उसमें। इस तरह से उसको समझ लें। अगर ये काम नहीं किया और ओनर मर गया तो क्या होगा, बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, बिजनेस की। हाँ, अगर ओनरशिप ट्रांसफर की तो देखो परपेचुअल सक्सेशन, हम इस टर्म में इसको परपेचुअल सक्सेशन फिर नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे अब तो वो सिनेरियो ही चेंज हो गया ना, अब तो ओनर ही चेंज हो गया। ठीक है, हम पुराने ओनर के हिसाब से कह रहे हैं कि परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगी। परपेचुअल सक्सेशन का ताल्लुक है डेथ ऑफ द ओनर से, कि अगर ओनर ने बिजनेस बेचने से पहले ही ओनर मर गया तो परपेचुअल सक्सेशन इसकी कोई भी नहीं है। बिजनेस खत्म और ओनर खत्म, बिजनेस भी खत्म। ये कहते हैं कि कोई परपेचुअल सक्सेशन इसमें कहते हैं कि नहीं है। और परपेचुअल सक्सेशन ये वाला कॉन्सेप्ट आता ही उस केस में जिसमें ओनर ने ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर नहीं की। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अच्छा, फिर हम आते हैं जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा था, और वो टाइप क्या था? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, एक ओनर होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। मोर देन वन ओनर होगा,
तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। दो लोग अगर चला रहे हैं किसी भी बिजनेस को तो वो क्या कहलाएंगे? दे वुड बी कॉल्ड पार्टनर्स इन बिजनेस। और उनके बिजनेस को हम क्या लीगल नाम देते हैं? पार्टनरशिप का नाम देते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिट है। कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में फॉर इट टू बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप? 100 लोग अगर मिलके काम कर रहे हैं वो भी पार्टनरशिप कहलाएगी? किसी को आइडिया है इसके बारे में? हाँ जी सलमान, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में कोई अपर लिमिट है? 20। जबरदस्त, टिल 20 ओनर्स। बिल्कुल, इसमें एक अपर लिमिट है और वो ये है कि अगर तो 2 लोगों और मैक्सिमम 20 लोग हो जो कि बिजनेस चला रहे हो, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हो, तो वो फॉर्म ऑफ बिजनेस कहलाएगा पार्टनरशिप। क्लियर हो गया? और ऑब्वियसली उन्होंने इस इंटेंशन से किया हो कि भाई हमने पार्टनरशिप बनानी है, हम लोग पार्टनरशिप में। क्लियर हो गया? तो इसका मेन फीचर यही है कि 2 से लेके 20 लोग इसके ओनर्स हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट पार्टनरशिप होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक से ज्यादा लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है तो अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट भी डेफिनेटली शेयर होगा। ठीक है, अगर मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है, दोनों ने इसमें पैसा लगाया है, तो साल के आखिर पे अगर सिर्फ मेरी फ्रेंड बोलती है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट मेरा, तो मैं बोलूंगी मेरा शेयर का है, मैंने भी तो पैसा लगाया है, मैंने भी तो रिस्क लिया था ये कि मेरे पैसे हो सकता है डूब जाएं। ठीक है, तो प्रॉफिट का शेयर सबका होगा। इसी तरह लॉस अगर होता है तो अगर साल के आखिर में लॉस होता है और मेरी फ्रेंड बोलती है कि लॉस सारा का सारा तुम्हारा, तो ये भी गलत होगा। मैं बोलूंगी क्यों भाई, मैंने और तुमने दोनों ने मिलकर रिस्क लिया था, लॉस भी सबके लिए, लॉस एंड प्रॉफिट बोथ आर फॉर ऑल। ठीक है जी। फिर इसमें क्या चीज आती है? अब लेट्स से मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने पैसा लगाया बिजनेस में, साल के आखिर में लॉस आ गया। मेरी फ्रेंड ने कहा ठीक है शेयर करते हैं, हम दोनों शेयर करेंगे, लेकिन 60% लॉस तुम्हारा होगा, 40% लॉस मेरा होगा। अगर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अगले साल क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है। अब वो क्या कहती है, वो चेंज कर लेती है अपना, वो कहती है चलो अब जो है ना 40% प्रॉफिट तुम ले लो, 60% प्रॉफिट मैं ले लेती हूँ। खड्डा पड़ जाएगा, है ना? खड्डा पड़ जाएगा कि ये क्या बात हुई। हो सकता है मैं इस स्टेप पे ही खड्डा डाल दूं कि क्यों भाई 60-40 क्यों, हम दोनों ने तो पैसे सेम लगाए हुए, 50-50 होना चाहिए। तो इस तरह के खड्डों को अवॉइड करने के लिए हम इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा, वो हम लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहते हैं उसको, ये डीड कहते हैं उसको, एग्रीमेंट होता है, ये रिटर्न अग्रीमेंट होता है। इसमें सब पार्टनर्स ने, सब ओनर्स ने साइन किया होता है कि हाँ भाई हम अग्री करते हैं कि प्रॉफिट भी 50-50 शेयर होगा, लॉस भी 50-50 शेयर होगा, या प्रॉफिट भी 60-40 के रेशियो में शेयर होगा, लॉस भी 60-40 के रेशियो में शेयर होगा। ये अग्रीड होता है ताकि आगे जाके फड्डा कोई ना पड़े। इसके अलावा भी, और ये जो रेशियो है ना, ये जो कहते हैं कि कितना होगा, इसको हम बोलते हैं PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब डीड में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो फिर आप लोग को एज एंड व्हेन एडवांस स्टडीज में फिर आप लोग को पता चलेगा कि और क्या क्या होता है। तो एक पार्टनरशिप डीड इसमें इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां पे 2 से ज्यादा इंसान काम करे वहां पे फड्डे तो होते हैं। ठीक है जी, इंसानों की फितरत है ये। तो बेहतर ये होता है कि आप हर चीज क्या करो, पहले रिटर्न में लिख लो ताकि मसला ना हो आगे जाके। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा जी और पार्टनरशिप के और क्या क्या फीचर्स हैं? हमने ये देख लिया कि प्रॉफिट्स भी लॉस, प्रॉफिट्स और लॉस सारे शेयर होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने पहले बताया था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई होता है। इधर क्या होगा कि लेट्स से मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है जी। अब मिस्टर ए जाते हैं फर्नीचर सप्लायर के पास, उसको बोलते हैं यार 2 टेबलें दे दो, एक मैंने अपने घर के लिए इस्तेमाल करनी है, एक मैंने अपने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करनी है। इसमें भी ये चीज जरूरी है कि बिजनेस की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, बिजनेस का जितना भी काम है, वो आपने अलग रजिस्टर में मेंटेन करना है, अलग रिकॉर्डिंग करनी है उसकी,
और पर्सनल को आपने अलग रखना है। क्या मतलब हुआ कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि पार्टनरशिप एक अलग एंटिटी है और ओनर अलग है। लेकिन इधर भी वही वाला हाल हो जाता है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप का है कि जब कोई लीगल सिनेरियो आ जाता है, कोई लीगल एक्शन आ जाता है, तो देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर्स एंड द पार्टनरशिप। इसमें भी वही वाला किस्सा हो जाता है। अब लेट्स से बिजनेस था फूड स्टफ का, कोई खाने पीने की चीज, ये लोग रिटेल करते थे, रिटेलर से किसी फूड आइटम के, बिल्कुल। अब क्या होगा, लेट्स से वो फूड आइटम कोई खराब था, फूड पॉइजनिंग हो गई कस्टमर्स को, वो जाएंगे कोर्ट के अंदर। अब वो क्या कहेंगे, लेट्स से पार्टनर्स थे मिस्टर ए बी, उनका नाम मिस्टर ए था और मिस्टर बी था, उन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा हुआ था ए बी एंटरप्राइजेस, कुछ भी रख सकते हैं, ए बी एंड सन्स, इस तरह के होते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब क्या होगा एग्जैक्टली, अब वो क्या करेगा, कस्टमर जाएगा तो वो मिस्टर ए और मिस्टर बी के नाम पे केसेस फाइल करेगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी को अकाउंटेबल करेगा कोर्ट के अंदर। वो बोलेगा मैं किसी ए बी एंटरप्राइजेस को नहीं जानता, मैं सिर्फ मिस्टर ए को जानता हूँ, मिस्टर बी को जानता हूँ। तो लीगल एक्शन के केस में कोई भी बिजनेस को नहीं जानता, वो किसको जानता है, ओनर को जानता है, ठीक है जी। इसी तरह से अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहती है, वो ये कहता है कि लेट्स से ए बी एंटरप्राइजेस ने वेजिटेबल्स परचेज की थी किसी सप्लायर से क्रेडिट पे, पैसे नहीं दिए थे उसको, 1 लाख रुपए की उसने वेजिटेबल्स परचेज की और कहा कि 1 महीने के बाद मैं आप लोगों को, मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कहा कि हम आपको 1 महीने के बाद 1 लाख रुपए पे कर देंगे। अब 1 लाख रुपए लेने के लिए 1 महीने के बाद वेजिटेबल्स का जो सप्लायर था वो आता है ऑफिस में, वो कहता है मुझे मेरे 1 लाख रुपए दो। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं, बिजनेस के नाम पे जो खोला था, ए बी और नाम की जो के नाम पे जो बैंक अकाउंट खोला था वो चेक करते हैं, तो उसमें सिर्फ 50,000 रुपए होते हैं। तो वो ये नहीं कह सकते कि और हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, आप कल परसों आ जाना, या ये 50,000 रुपए ले लें, 50,000 रुपए बाद में ले लेना। वो कहेगा नहीं भाई, ड्यू डेट आ गई, ठीक है, मुझे मेरे 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप अपने अब पर्सनल एसेट्स को बेचो, आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करो मिस्टर ए और मिस्टर बी, मुझे मेरा 1 लाख रुपए चाहिए, मैं किसी ए बी एंटरप्राइजेस, मुझे क्या पता ए बी एंटरप्राइजेस का बैंक अकाउंट किया है, मुझे आप लोगों का पता है सिर्फ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस केस में भी अनपेड जितने भी ड्यूज हैं, अनपेड डेट्स हैं बिजनेस के नाम पे, वो पर्सनली लायबल है कौन, मिस्टर ए एंड बी, के वो अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ेगा तो वो बेचना पड़ेगा उनको, वो मना नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, देख लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि पार्टनरशिप के मेन फीचर्स क्या हैं और पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। The relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, इसका क्या मतलब है। देखें, पार्टनरशिप के एक और फीचर क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको बोलते हैं, चाहे तो नोट कर लें चाहे तो रहने दें, एडिशनल है ये आपके लिए। जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, क्या मतलब है क्या नहीं मतलब है ये मत जाएं, ये बस एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स से 3 पार्टनर्स थे, 3 हो सकते हैं ना, मिस्टर ए था, मिस्टर बी था और मिस्टर सी था, ठीक है जी। अच्छा, क्या होता है, मिस्टर ए बी जो है उस दिन ऑफिस में नहीं आते, छुट्टी पे होते हैं, मिस्टर सी जाते हैं और सप्लायर, एक सप्लायर होता है फर्नीचर का, लेट्स से सप्लायर है, ठीक है। इनका बिजनेस फर्नीचर के अंदर ही है कि वो एक जगह से फर्नीचर खरीदते हैं, मिस्टर एस है सप्लायर का नाम, एक जगह से फर्नीचर खरीदते हैं और दूसरी जगह पे फर्नीचर बेच देते हैं। तो क्या होता है, मिस्टर सी जाते हैं मिस्टर एस के पास, ए बी को बताते ही नहीं है, मिस्टर एस के पास जाते हैं और उनसे
2 लाख का फर्नीचर परचेज करके आ जाते हैं उधार पे, कहते हैं कि अभी आप मुझे 2 लाख रुपए के वर्थ ऑफ फर्नीचर दे दो, मैं पैसा आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है, बिजनेस के लिए चाहिए मुझे। वो कहता है ठीक है, वो दे के चला जाता है। वो कहता है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। अब क्या होता है, 1 महीना गुजर जाता है, मिस्टर एस पहुंच जाते हैं ऑफिस में। जिस दिन वो पहुंचते हैं ना, तो उस दिन सी गायब होता है और ए भी ऑफिस में आए हुए होते हैं, और ए बी को अभी तक पता ही नहीं है कि सी ने मिस्टर एस के साथ ये काम, एक ट्रांजैक्शन कर ली थी, उसने उन्होंने फर्नीचर परचेज करके आगे खुद से बेच भी दिया था। ठीक है जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, पहली चीज अगर आप ये नोट करें, who have a relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका क्या मतलब हुआ कि मिस्टर सी जब जाएंगे ना मिस्टर एस के पास, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरे इन तीनों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एज वेल। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर है कि जो चीज हमने यहाँ पे पढ़ी कि ही इज एक्टिंग, ही इज कंडक्टिंग द बिजनेस, या तो मिस्टर ए बी सी मिलके जाए मिस्टर एस के पास, ठीक है, या मिस्टर सी अकेले ही चले जाए, मिस्टर ए बी को पता भी ना हो। 2 सिनेरियोज हैं, हो सकता है मिस्टर ए बी को पता हो लेकिन उन्होंने भेजा सिर्फ मिस्टर सी को। ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मिस्टर ए बी को पता ही ना हो, मिस्टर सी खुद ही उठ के चल चुके हो। लेकिन इन सारे सिनेरियोज में क्या होगा, एक भी अगर उठ के चला गया तो इसका क्या मतलब है कि बाकी दोनों की तरफ से, बाकी दोनों के बिहाफ पे वो एक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब क्या होता है, इससे ये वाला कॉन्सेप्ट निकला है जॉइंटली एंड सेवरली लायबल का। बिल्कुल पूरी पार्टनरशिप को वो मिस्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हुआ, जब ये वाली ट्रांजैक्शन उसने की, उसने ये फर्नीचर खरीदा, तो गोया ऐसा है कि जिस तरह ये फर्नीचर उसने खरीदा पार्टनरशिप के बिहाफ पे, ऑब्वियसली। अब क्या होता है, 1 महीना गुजर जाता है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम आते हैं जॉइंटली एंड सेवरली लायबल पे। क्या होता है, 1 महीना गुजर जाता है, मिस्टर एस पहुंच जाते हैं ऑफिस में। मिस्टर ए बी को अभी भी खबर नहीं है कि 2 लाख रुपए हमें पे करना है पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट से, या अगर पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से मिस्टर एस को। अब मिस्टर एस पहुंच जाते हैं ऑफिस में, वो खड़े हो जाते हैं, मुझे मेरे 2 लाख रुपए वापस करो। तो वो ए और बी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या बात हुई, हमें तो पता ही नहीं है। वो ये मिस्टर एस को बोल ही नहीं सकते कि हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, सी हमें बगैर बताए चला गया। क्यों, मिस्टर एस ये बोलेगा कि भाई आप लोग पार्टनरशिप में हो ना, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है कि या तो एक बंदा रन करे, एक बंदा ट्रांजैक्शन एंटर करे, एक बंदा एक्ट करे। ऐसे ही होगा कि जिस तरह वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, सारों की जिस तरह मर्जी इसमें शामिल है। तो मुझे तो नहीं पता, आप लोग ये थोड़ी कह सकते हो। तो अब क्या होगा, चारों ना चार, लेट्स से 2 लाख रुपए पार्टनरशिप के नाम पे जो बैंक अकाउंट खोला था, पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट 0 बैलेंस पे है। तो क्या होगा, हमने पहले क्या पढ़ा था, पर्सनल लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, किसकी, ओनर्स की, पार्टनर्स की। अब चारों ना चार, ए और बी भी इस चीज में शामिल हो जाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी उनको अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स को यूज करना होगा 2 लाख रुपए वापस करने के लिए। इसको कहते हैं जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, कि एक पार्टनर ने जो हरकत की उसके लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा चीज थी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, मजे का कॉन्सेप्ट है कि वाह भाई किसी और की गलती का पनिशमेंट सबको मिले। ठीक है जी, तो अब वो ये भी नहीं बोल सकते कि हम अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स क्यों यूज करें। वो पर्सनल बैंक अकाउंट्स को करने हैं क्योंकि पार्टनरशिप का फीचर ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन द ओनर्स एंड द बिजनेस। तो उनको ना भी पता हो तब भी वो बेचारे फंस गए। क्लियर हो गया ये। इसको अब थोड़ा स्टडी टेक्स्ट से देख लेते हैं। डेफिनेशन हमने देख ली, बेहतर है यहाँ से आप याद कर लें। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, एसोसिएशन होनी चाहिए 2 और मोर पर्सन की, जाहिर सी बात है। हाँ, अगर प्रॉफिट होगा और अगर कोई पॉजिटिव चीज होगी तो उसका भी बेनिफिट सबको मिलेगा, भले बाकी 2 पार्टनर्स को पता था नहीं पता था। ये बात भी है, पॉजिटिव भी है इसमें। ठीक है, अगर बेनिफिट हुआ तो उसमें भी सबका शेयर है, कोई पनिशमेंट हुई, कोई लॉस हुआ, उसमें सबका शेयर है, भले किसी को पता हो ना हो। ठीक है, अच्छा इधर आते हैं,
2 से कम लोग हो तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो एसोसिएशन होनी चाहिए बिटवीन 2 और मोर पर्सन, और इसमें आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी, अप टिल 20 पीपल, 20 पर्सन का लिमिट है, अपर कैप है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर हमने किया ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर पर्सनली लायबल एज इंडिविजुअल्स फॉर द अनपेड डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। ये बात भी क्लियर है ना। डेट्स का भी मतलब पता है ना आप लोगों को, डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होती है, पे करना हो किसी और को उसको डेट बोलते हैं। ऑब्लिगेशन भी यही होती है, बोझ है ये बिजनेस के ऊपर, पे करना है, नेगेटिव चीज है ये, लाइबिलिटी है हमारे ऊपर। क्लियर हो गया। फिर क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप आर शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स इन एन अग्रीड वे, और वो अग्रीड वे क्या कहलाता है, पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम। क्यों? क्योंकि कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है दोनों में। टैक्स की क्या बात हो रही है ये आगे जाके क्लियर होगा, अभी आप लोग बस इसको याद कर लें, ठीक है। अच्छा, when a partner dies the partnership comes to an end, इधर भी ये बात आती है कि पार्टनरशिप में भी कोई परपेचुअल सक्सेशन नाम की चीज नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से 20 पार्टनर्स थे पार्टनरशिप में, 20 पार्टनर्स थे, इसमें से अगर एक पार्टनर भी मरता है, डेथ होती है उसकी, पार्टनरशिप खत्म। अब क्या हुआ, अब पार्टनरशिप खत्म हो गई, लीगल उसकी हैसियत खत्म। अब क्या हुआ, अब रिमेनिंग जो 19 लोग थे वो चाह रहे हैं कि वो बिजनेस करते रहें। अब क्या करना होगा उनको, 19 लोगों को, वो 19 पार्टनर्स को दोबारा से बिजनेस सेटअप करना होगा। इसका क्या मतलब है, लीगल रिक्वायरमेंट्स उनकी जो है ना दोबारा से फुलफिल करनी पड़ेगी, न्यू पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। इसको इस तरह समझ लें। वैसे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, दुकान खुली हुई है तो खुली रहेगी, लेकिन पेपर्स के ऊपर लीगल हैसियत उसकी दोबारा से फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या सिर्फ 19 लोगों का नाम आ रहा होगा, क्योंकि एक तो मर गया। बेशक नेम, हाँ नेम भी बेशक सेम हो, कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें, लेकिन नॉर्मली ऑब्वियसली चेंज कर लेंगे, छोटे लेवल पे था तो चेंज भी कर लेंगे। तो लीगल पेपर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटीज जो दोबारा से, ठीक है। बिजनेस के नाम पे कोई चीज परचेज की थी, बिल्डिंग परचेज की थी, डॉक्यूमेंट पे किसका नाम था, सारे 20 लोगों का। अब क्या होगा, दोबारा से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, दोबारा से उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी उसमें। तो अब क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट में अब सिर्फ 19 लोगों का नाम आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे कि पिछला बिजनेस खत्म, शुद्ध, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, यही वाली बात आ गई कि पार्टनर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर कहते हैं। एसेट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो, ये भी हमने बात करी, क्योंकि सारा एसेट हमने, सारे असासे, सारा फर्नीचर, सारा बैंक बैलेंस हमने किस तरह से बनाया है, ओनर्स के पैसे से, ओनर मतलब पार्टनर्स के पैसों से। तो जाहिर सी बात है जो सारा बैंक बैलेंस है, फर्नीचर है, बिल्डिंग्स है, ये सब किसके नाम पे, बिजनेस के नाम पे भले हो, लेकिन वो किसको बिलोंग करती हैं। बिल्कुल, वी कैन सेटल थिंग्स बिफोर दैट, और उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में हुआ था ना, कि उसको बेच दिया, ट्रांसफर कर दी ओनरशिप, तो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होगा, देखो पार्टनरशिप का हम लोग आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग ये देखोगे, डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, कोई भी मतलब एक बंदा ऐड या लेस होता है पार्टनरशिप में, हम ये कहेंगे कि पिछली पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप बनेगी। ये पार्टनरशिप का एक फीचर है। अभी इस लेवल पे आप लोग बस इतना समझो, इतना याद कर लो कि पार्टनरशिप के अंदर कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती कि किसी एक पार्टनर की डेथ होगी, पार्टनरशिप खत्म होगी, दैट्स इट, ठीक है। इतना याद कर लो, काफी है इस लेवल पे। अच्छा, फिर क्या वही वाली बात है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि ओनर और पैसा लगा भी सकता है बिजनेस के अंदर और पैसा निकाल भी सकता है, ठीक है। इधर भी यही होता है। फिर बिजनेस की फाइनेंस की जो सोर्सेज हैं उसमें यही है कि या तो पार्टनर्स और ज्यादा से ज्यादा हर साल पैसा लगाते जाएं बिजनेस में और उसको बढ़ाने के लिए, या लोन ले लें किसी से, बैंक से लोन ले लें, अपने किसी फ्रेंड से लोन ले लें कि बिजनेस के लिए हमें चाहिए। क्लियर हो गया। फिर इसमें भी यही है कि पार्टनर्स के पास हाई डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल है, लेकिन वो एम्प्लॉयज भी हायर कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी हेल्प के लिए, ठीक है जी। और इसके अंदर जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि
कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप को, बिजनेस को आप सेल कर सकते हो, खलते फूलते बिजनेस को, अच्छे भले चलते हुए बिजनेस को आप सेल कर सकते हो, तो पार्टनरशिप में भी आप बिजनेस को सेल कर सकते हो। ठीक है, उसको मतलब ओनरशिप आपने बेसिकली ट्रांसफर कर दी, आपने किसी और को सेल कर दिया, उसके बदले आपने कैश ले लिया कि ये मेरा चलता फिरता बिजनेस है, ये मेरी चलती फिरती दुकान है, इसमें जितने भी एसेट्स हैं, जितना भी बैंक बैलेंस है तुम अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दो, लेकिन ऑब्वियसली मुझे कुछ पैसे तो दो ना, पैसे के बदले ही लेंगे, बेचेंगे ना बिजनेस को। ठीक है, तो बिजनेस आप ऐसा तो नहीं, चलें ठीक है, इको की क्लास भी होगी शुरू, तो बस ये हमारा पार्टनरशिप खत्म हो गया। सही है, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, ये चीजें यहाँ पे आपने स्टडी टेक्स्ट से याद करनी है, ये एग्जामिनेबल है, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों का जब नेक्स्ट वीक टेस्ट लूंगी तो उसके अंदर आपका थ्योरी का एलिमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये चीजें साथ साथ याद करते रहें। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। चले जी, जिन जिनकी इको की क्लास है वो चले जाएं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझने आए अभी, तो वो थोड़ा रुक के मेरे से पूछ लें, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सब ओके ओके करके करते रहें। अच्छा, पार्टनरशिप में कैसे सेल कर सकते हैं? पार्टनरशिप में सेल कर सकते हैं इसी तरह, लेट्स से कि 2 लोग थे, पार्टनरशिप उनकी थी, क्या थी, उन्होंने दुकान खोली हुई थी, कोई भी बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है, दुकान खोली हुई थी किसकी, शोरूम का, लेट्स से। ठीक है, उन्होंने 2 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो क्या बन गए, पार्टनर बन गए, पार्टनर्स बन गए, और वो शोरूम का बिजनेस क्या बन गया, पार्टनरशिप बन गया। ये बात क्लियर है? अब क्या होता है कि वो 2 पार्टनर्स हैं ना, अब बड़े अनइंटरेस्टेड से हैं, वो कहते हैं अब हमें बिजनेस नहीं करना, बस हमें जितना करना था हमने कर लिया। लेकिन अब वो चलता फिरते शोरूम को बिल्कुल खत्म भी नहीं करना चाह रहे थे, वो ये भी नहीं चाह रहे थे कि वो बिल्डिंग बेच दे, सारी गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं वो भी बस ऐसे ही औने पौने बेच दे, सब खत्म कर दे। वो ये चाह रहे थे कि हमारा, हमने इतनी मेहनत की है, हमने दुकान खरीदी, हमने उसको सेट किया, हमने उसमें व्हीकल्स खरीदी, वहां पे उसको सजाया उनको, और नाम भी है ऑब्वियसली, शोरूम का जो भी नाम है, लोग आते हैं कस्टमर दूर दूर से शोरूम पे खरीदने के लिए, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना कि उनकी मेहनत जाया जाए, तो वो ये काम ये कर सकते हैं कि वो 2 लोग जो हैं किसी और को अपनी दुकान, अपना शोरूम बेच दें। अब वो आगे से, अब उसकी मर्जी है कि वो शोरूम को इसी तरह चलाता है या ठप कर देता है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो बिजनेस को इसी तरीके से, इसी फॉर्म में, अच्छे फलते फूलती हालत में उसको किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो लेट्स से कि वो किसी एक बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं, मिस्टर ए को ट्रांसफर कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अब वो क्या कहेंगे कि जाहिर सी बात है, हम तुम्हें अपनी दुकान दे रहे हैं, अपनी गाड़ियां दे रहे हैं, जो भी हमारे पास एसेट पड़े हुए थे, फर्नीचर, सब कुछ बिल्कुल वेल फर्निश्ड दुकान थी, तो उसके बदले में जाहिर सी बात है हमें कैश तो दो। तो वो जाहिर सी बात है, जब बिजनेस आप सेल करते हो तो उसके बदले में पार्टनर्स को कैश मिलता है। सेलिंग कैसी होती है, एक्सचेंज होता है ना, एक चीज दो, बिजनेस लो और कैश दो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा है, वो बगैर कैश के थोड़ी सेल करेगा, सिर्फ ट्रांसफर थोड़ी कर देगा ओनरशिप, उसकी जब उसके बदले में उसको कंपनसेशन मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा, उसको कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं होता, लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसमें हमें नहीं जाना, बस इतना हमारे लिए काफी है कि हमने ये समझ लिया कि वो सेल कर सकता है अपने बिजनेस को। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट आगे जाके हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, उसके लिए जब ये फीचर्स याद करोगे तो आप लोगों को गोइंग कंसर्न का मतलब पता होगा उस टाइम। क्लियर हो गया? हाँ जी, आसिफ कोई प्रॉब्लम है? उस्मान और कुछ? चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।